हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता पर काली स्याही जैसी चीज फेंके जाने के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम भाजयुमो के शहर कांग्रेस कार्यालय के घेराव प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता गिरीश जोशी पर काली स्याही जैसा पदार्थ फेंका गया। कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर गुरुवार देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 133 किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के तहत मामला दर्ज किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। इस बयान का मतलब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संभल और राजस्थान में अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे जैसे विवाद अचानक बढ़ने से लिया जा रहा है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने आगे बढ़कर उनकी बात का समर्थन भी किया है। पर सवाल उठता है कि वो जो कह रहे हैं उसके लिए वो किस हद तक आगे आएंगे, क्योंकि बयान देना अलग बात है और उस बयान के धरातल पर उतारने के लिए पहल किस लेवल की होती है यह अलग बात है। एक सवाल ये उठता है कि क्या संघ देश के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जवाब भी बहुत पेचीदा है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई समुदायों की तरह हिंदू धर्म किसी एक सेक्ट तो बंधा नहीं है। बहुत से सेक्ट हैं और सभी में इतने बड़े अंतर हैं कि बाहर वाला चकरा जाए। दूसरी बात यह भी है कि संघ के अलावा भी हिंदू धर्म के बड़े झंडाबरदार हैं, जैसे मनहत अवैद्यनाथ, दिग्विजय नाथ, सावरकर आदि हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाकर बाला साहब ठाकरे ने खुद को हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा हासिल किया। अपना पूर्ण कार्यकाल वाला अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के अंत तक भाजपा के मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा और 15 जनवरी तक सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाने की संभावना है। 20 जनवरी के बाद भाजपा अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की स्थिति में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई से समन्वय के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बड़े राज्यों का केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे को बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके सहयोग के लिए सरोज पांडेय, गजेंद्र सिंह पटेल और अरविंद मेनन को जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनके साथ संजय जायसवाल, अमित मालवीय और राजू बिस्टा को लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को शुक्रवार को एक बैग भेंट किया, जिस पर 1984 लिखा था। इस बैग पर 1984 को खून से सना दिखाया गया है। ये बैग 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिला रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी को शुक्रवार को विरोध के अपने खास अंदाज में एक साथी सांसद का विरोध झेलना पड़ा। अपराजिता सारंगी ने प्रियंका को यह बैग गिफ्ट कर उन्हें 1984 के दंगों की याद दिला दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग इन दिनों चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से वे संसद में नए बैग्स के साथ आ रही हैं। इन बैग पर अडानी, फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने उन विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए खास तरीके अपनाए हैं। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। जैकेट और मोदी अडानी एक हैं लिखे टी शर्ट जैसे विरोध के प्रतीकात्मक चीजों का प्रयोग कर विपक्ष ने कॉर्पोरेट दबाव और अंतरराष्ट्रीय चिंताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों और सरकारी पक्षों ने संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इनमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल, किसानों का विरोध, अडानी मुद्दा, संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा और कांग्रेस के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों का मुद्दा शामिल है। संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है और देश विदेश के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर अगली सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। 1981 में इंदिरा गांधी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा, जो भारत और अरब देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है। इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में बशर अल असद के शासन को बनाए रखने के रूस के प्रयासों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि असद के जाने से इसराइल को सबसे अधिक फायदा होता और रूस अपने मकसद में कामयाब रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केटीआर को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और 2 अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूलाई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (M&AD) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस फी ओ बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपए के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है। केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A और 13(2) के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120B के तहत दर्ज की गई थी। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की सत्ता पर साल 2014 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसकी अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) काबिज है, लेकिन दिल्ली का दुर्ग भेदने में वह असफल रही है। बीजेपी ने दिल्ली में एक के बाद एक कई फॉर्मूले आजमाए, लेकिन 1998 के चुनाव से लेकर अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कमल नहीं खिल सका। मोदी लहर में विजय रथ पर सवार बीजेपी जब पूर्वोत्तर से उत्तर तक एक के बाद एक राज्यों में जीत का परचम लहराती जा रही ही थी, तब भी दिल्ली उसके लिए अजय बना रहा। साल 2013, 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मात ही मिली। पार्टी के अंदर से चेहरा देने की बात हो, किसी बाहरी को सीएम दावेदार बनाना हो या बिना सीएम चेहरे के ही मैदान में उतरना, बीजेपी ने हर दांव आजमाया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। दिल्ली फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बगैर सीएम फेस के उतरने का फैसला ले लिया है। बीजेपी के इस फैसले को पिछले चुनावों में हर दांव फेल होने के बाद अब फिर से अपने आजमाए नुस्खे को ही अमल में लाने की रणनीति पर लौटने की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इस पर अभी भी पेंच फंस गया। कारण 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए हैं और दोनों के एकमत ना होने से मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। दरअसल जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी करने का फैसला दिया है। यह मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा, क्योंकि दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं। यह मामला वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। ऐसे में अगर 3 वर्ष की सजा कायम रहती है तो अभय सिंह की विधायकी चली जाएगी। बता दें कि अभय सिंह माफिया और आपराधिक छवि के नेता है, जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि अब वह सपा के बागी विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान वह अयोध्या में काफी सक्रिय रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान अभय सिंह की उनसे मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। अंत भला तो सब भला। संसद के शीतकालीन सत्र को कांग्रेस इसी भाव से ले रही होगी। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो गया है। 25 नवंबर से शुरू हुआ सत्र आखिर तक हंगामेदार रहा और 19 दिसंबर को तो सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी फिर हुई है
और अब तो सुनने में आ रहा है कि क्राइम ब्रांच। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।